नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि इस शो में हम अगले आधे घंटे बात करेंगे कि अगले हफ्ते के लिए किन अहम इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए और मार्केट की चाल कैसी रह सकती है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज के कारोबार की बात करें तो आज 15,500 तक के लेवल को टच किया था मार्केट ने। उसके बाद निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और दिन के ऊपरी स्तर के पास क्लोजिंग रही निफ्टी की भी। और ऐसा ही कुछ बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी में तो हरे निशान में क्लोजिंग हुई, 114 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिखाई है। तो बैंक निफ्टी में तो 2 दिनों से हरे निशान में ही क्लोजिंग दिख रही है, लेकिन आज हमने देखा कि निफ्टी में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद होते हुए दिखाई दिए। और आज जो लीडिंग सेक्टर थे वो एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो आज दिन भर का कारोबार कैसा रहा ये भी समझ लेते हैं और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका, बताइए। देखिए, आज के कारोबार की भी बात करनी होगी और पूरे हफ्ते के भी कारोबार की बात करनी होगी। तो सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट जो क्रिएट किया वो क्रूड ने क्लियरली जब भी क्रूड के कच्चे तेल के कारण वोलेटिलिटी आई है, आपको कंप्लीटली इसका इम्पैक्ट दिखा है उन लोगों पर जो बेनिफिशियरी होते हैं और उन लोगों पर भी जो प्रोड्यूसर होते हैं। लेकिन आज का दिन तो एक्सेप्शनल था। आज सुबह इस शुरुआत में ही जब सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स की बात कही, यानी एक्सपोर्ट पर टैक्स, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, इन पर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। उसके चलते बड़े रिएक्शंस आपने देखे। रिलायंस पर आए, रिफाइनरी स्पेस पर आए। रिलायंस पर सबसे बड़ा डेंट आया, बाजार को लगभग 140 पॉइंट तक नीचे खींचा आज रिलायंस ने। इनफैक्ट आज बाजार शायद ऊपर बंद होता 150-200 पॉइंट, लेकिन रिलायंस की वजह से आप आज देखेंगे तो बाजार पर बड़ा डेंट रहा। उसके अलावा ऑयल प्रोड्यूसर्स, चाहे वो ऑयल इंडिया हो, ओएनजीसी पे तो 12 से 13% का कट डेंट हमने देखा। उसके बाद जो बड़ा दूसरा एक और झटका था, जो 2 बजे के बाद दोबारा से क्लैरिफिकेशन आई, जहां पर वित्त मंत्री आकर उन्होंने ये क्लियर किया, क्योंकि रिलायंस पर पहले एक कैच ये आ रहा था कि रिलायंस के सिर्फ 50% तक की ही कैपेसिटी जो है शायद टैक्सेबल होगी, क्योंकि बाकी 50% एसईजेड में आती है। लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आई कि एसईजेड पर भी टैक्स लगेगा, वहां कोई छूट नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा कि रिलायंस जहां रिकवर हो चुका था, सिर्फ 5% तक गिरा, तो फिर गिरकर 8% पे और डेज लो पर जाकर बंद हुआ है। तो ये एक बड़ा न्यूज़ मेकिंग मूवमेंट जो है आज कंप्लीटली ऑयल की तरफ से आई। क्रूड के चलते, क्रूड की उस चाल के चलते जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं या फिर ऑयल रिफाइनर्स हैं, उन पर आज भी आपने मूवमेंट देखी। और पूरे हफ्ते में भी इसी पर आप काउंटर्स को देखें, सेक्टर्स को देखें, जिनको जब क्रूड कम हुआ तो आपको पेंट स्टॉक्स और टायर स्टॉक्स वहाँ एक बाउंस बैक दिखा, और जब क्रूड बढ़ा तो आपको ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक ओएनजीसी और तमाम दूसरे काउंटर्स पर, जीआरएम्स के फायदा आपको रिलायंस जैसे काउंटर्स पे देखने को मिला। सो ओवरऑल आज के दिन में अगर आप बात करें तो बड़े जो लूजर्स थे वो आपको इन्हीं स्पेसेस से देखने को मिले। लेकिन गेनर्स कहाँ थे? गेनर्स आपको थे, आईटीसी की बात करनी होगी। आईटीसी आज लगभग 4% की मूव के साथ बंद हुआ, 280 के लेवल को क्रॉस होकर बंद हो रहा है। बजाज ट्विंस चले, सारे ही फाइनेंस काउंटर्स आपको दिखेंगे, क्योंकि एक और न्यूज आई कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, जिसका चलते आपने देखा कि टाइटन तो नहीं चला, लेकिन मुथूट फाइनेंस हो, ये गोल्ड फाइनेंस काउंटर है। उसके अलावा दूसरे, इस न्यूज के चलते दूसरे फाइनेंस काउंटर लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम सुबह चल रहा था। तो सारे फाइनेंस काउंटर्स एंड बजाज ट्विंस ऑफ कोर्स, ये इन सब स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिली। एंड उसके अलावा कुछ और स्टॉक जो एफएनओ में आपको जिनमें अच्छी खासी मूव थी, जुबिलेंट फूड हो, डेल्टा कॉर्प फिर से आपको बाउंस बैक दिखा। पूरा रियल एस्टेट पैक, जहाँ थोड़े रोल ओवर्स फिगर्स वीक थे लास्ट एक्सपायरी में, वहाँ पर शायद नए लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा अच्छा मूव बनते हुए दिखाई दिया। और क्लियरली एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स, वहाँ पर आपको जहाँ पर पीछे टॉप लूजर था और उसके बाद आपको बाउंस बैक करके फिर से गोदरेज, एचडीएफसी लाइफ हो, एचडी, एएमसी को हमने ट्रैक किया इस हफ्ते में, जहाँ पर अच्छी मूव्स निकल कर आई। और इस पूरे हफ्ते में एक चीज़ और नहीं भूली होंगी, ऑटो पैक ने फिर से आउट परफॉर्म किया, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। महिंद्रा की नई एसयूवी लॉन्च हुई, मारुति की नई 10 वेरिएंट्स की ब्रीजा लॉन्च हुई। सो ये कुछ हीरो स्टॉक्स भी रहे थे इस पूरे हफ्ते के। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इस हफ्ते भी हमने देखा कि ऑटो शेयरों में एक्शन देखने को मिला, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर होता
नजर आया। विंडफॉल गेन टैक्स की बात की गई और उसका क्लियरली असर ऑयल एंड गैस शेयरों पर देखने को मिला। और जैसा कि प्रियंका ये बता रही थी, अगर रिलायंस में इतनी वीकनेस ना आती तो फिर शायद हम हरे निशान में भी क्लोजिंग देखते, बट आज रिलायंस में ही बाजार बंद होते होते देखिए 7% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। एक बार इस पर व्यू भी ले लेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल हो चुके हैं इस वक्त बाजार पर और अगले हफ्ते पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ रिद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक जुड़े हैं। विवेक, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है आपको मार्केट की चाल देखकर, किस तरह के लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? क्योंकि इस पूरे हफ्ते तो हमने देखा 15,900 तक आया, उसके बाद उसके ऊपर नहीं निकल सका, तो उसी दायरे में हम कारोबार करते हुए दिखाई दिए। अब अगले हफ्ते के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिसको कि आप वॉच करेंगे? क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? देखिए पूजा, ये वॉलेटिलिटी जो आज देखी थी ऑफकोर्स रिलायंस के कारण, और लग रहा है जैसे प्रियंका ने कहा था, अगर रिलायंस थोड़ा स्टेबलाइज भी रहता, मतलब प्लस में जाने की जरूरत ही नहीं थी, अगर स्टेबलाइज भी रहता तो हम लोग इंडेक्स को आज ऊपर के स्तर पे देखते। तो मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस हमको देखना चाहिए करीबन 15,870 के आजू बाजू उस एरिया में, और एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा करीबन 15,550 के बाजू। अब देखिए, एक और चीज ऐसा है कि अगले हफ्ते मंडे मार्केट, यूएस मार्केट की छुट्टी है, तो अब कैसे हम लोग मंडे जाके ट्रेड करने वाले, मंडे और ट्यूसडे, ये एक कंफ्यूजन रहेगा बाजार में जरूर। लेकिन हाँ, ये दो लेवल्स में देख रहा हूँ, तो 15,870 तक हमको टेस्ट करना चाहिए अगले हफ्ते। ओके, तो 15,870 ये लेवल टेस्ट कर सकता है बाजार अगले वीक। विवेक, आपसे फिर एक सवाल ऑयल एंड गैस स्पेस पर भी होगा। आज ये जो खबर आई, इससे आप कैसे देख रहे हैं? कंपनियों पर विंडफॉल गेन टैक्स लगाने की बात की गई सरकार की तरफ से, जो थोड़ी देर बहुत राहत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस पर फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आ गया रिलायंस को लेकर, और काफी ज्यादा वीकनेस देखी गई। कुछ स्टॉक इस खबर के चलते चल भी रहे थे और कुछ स्टॉक में हमने प्रेशर भी देखा। तो इस पूरे स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या वीकनेस और गहरा सकती है यहाँ से? देखिए, जनरली क्या होता है कि टेक्निकल, अगर चार्ट देखो तो मार्केट को कोई ना कोई कारण चाहिए जो प्रीवियस लो है उसको टच करने के लिए। आप अगर निफ्टी का चार्ट देख लो या फिर ज्यादातर स्टॉक्स के अगर देखो, तो जो मई में लो बनाया था, इस बार भी वो एक लो बना के उस लो को टेस्ट करके मार्केट ऊपर गया है। तो एक डबल बॉटम जो टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं वो हो गया। और सिमिलर स्टोरी है रिलायंस की भी। रिलायंस ने भी करीबन वही लो बनाया था 12 मई को, और आज लगभग वही डिट्टो सेम उसी स्तरों से वापस आज बाउंस बैक रिलायंस ने दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी आज डन हो गई है। मतलब जो रिलायंस को नुकसान होगा, मेरे हिसाब से करीबन 12-1 हजार करोड़ का साल भर का नुकसान होने वाला है इसको। अब ये सेल्स के बाद में कितना होगा ये वापस रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जो सुबह का नंबर था करीबन 11-12 हजार करोड़ था, तो उस हिसाब से मार्केट आई थिंक फॉल हो चुका है और फैक्टर इन हो चुका है ये। और एक और चीज पूजा ये है कि आज गवर्नमेंट जो है वो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ रही है इकोनॉमी में, ले लो क्रूड फ्रंट पे ले लो या फिर करेंसी फ्रंट पे ले लो, क्योंकि आज इतना डायनामिक होकर रखा है पूरी दुनिया, तो जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स दिख रही है वो लोग एक्शन ले रहे हैं। तो हो सकता है ये जो लगाया है टैक्सेशन, ये हमेशा के लिए तो होगा नहीं, आगे चल के अगर क्रूड कोई भी ड्रॉप आता है, बड़ा ड्रॉप आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये रिवर्सल भी आए। तो मेरे हिसाब से ये डन है। रिलायंस ने काफी मतलब जितना भी नेगेटिविटी देखना था आज देख लिया है, और मंडे ट्यूसडे हो सकता है ये एक बाउंस बैक नहीं देगा, लेकिन हाँ इन स्तरों पे 1-2% ऊपर नीचे ट्रेड करने वाला है। बिल्कुल। और बिल्कुल, तो और जैसा भी कि हम कुछ मैनेजमेंट से बात भी हुई हमारी, उनका भी यही कहना था कि ये जो एक्स्ट्रा मुनाफा इन कंपनियों को मिल रहा था, एक तरह से एडवांटेज मिल रहा था, उस पर यहाँ पर सरकार ने की नज़र पड़ी और वहाँ पर टैक्स एक जुटाने की कोशिश की। तो लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन सही है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी। और जिस तरह से विवेक भी बता रहे थे कि टेम्परेरी एक्शन रह सकता है, परमानेंट इससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट इन कंपनियों पर नहीं पड़ेगा। तो जितना नुकसान था वो झेल चुके हैं, अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट देखने का अनुमान नहीं है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने मार्केट की बात की, लेकिन अगले पूरे हफ्ते कौन कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे बाजार के लिए जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी है, इस पर भी
भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको रेडार पर रखने चाहिए अगले वीक के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स से। तो S&P ग्लोबल इंडिया कंपोजिट PMI का डेटा रिलीज़ होगा 5 जुलाई को। बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो US के मार्केट 4 जुलाई को बंद रहने वाले हैं क्योंकि उनका इंडिपेंडेंस डे है। इसके अलावा FOMC मीटिंग मिनट्स रिलीज़ होने वाले हैं 6 जुलाई को। ट्रेड बैलेंस और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे 7 जुलाई को, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉनिटर करने, उसका डेटा रिलीज होगा 8 जुलाई को। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और यूरोजोन अपने रिस्पेक्टिव PMI डेटा रिलीज करेगा 5 जुलाई को। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको ट्रैक करने चाहिए। तो स्विट्ज़रलैंड में होने वाले यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस पर नज़र रखिएगा। ये कॉन्फ्रेंस होगा 4 से 5 जुलाई को। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होने वाली है बाली में 7 से 8 जुलाई को। यहाँ पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव अटेंड करने वाले हैं और इसी के चलते ये मीटिंग काफ़ी फोकस में रहेगी। या ये क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट पर भी फोकस करिएगा, इसका डेटा रिलीज़ होगा 7 जुलाई को। और आखिर में TCS भारत के Q1 के रिजल्ट्स के अर्निंग सीजन को किक ऑफ करता हुआ नजर आएगा 8 जुलाई को। तो ये थे सारे फैक्टर्स जो आपको आपके रेडार पर रखने चाहिए अगले वीक के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल। तो पहली तिमाही के नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। TCS अपने नतीजे घोषित करेगा। इसी के साथ ही साथ हम देखेंगे कि ग्लोबल इवेंट्स काफ़ी सारे हैं जो कि बाजार की चाल को आगे डिसाइड कर सकते हैं, और इस बीच काफ़ी सारे इवेंट्स भी होने वाले हैं जिसमें कि हमें ग्लोबल वॉइसेस भी सुनाई देंगी। तो इस पर बाजार की नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी, और इस अभी तक जो नंबर्स आए हैं वो कैसे रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सृष्टि बताइए, अभी तक जो नंबर्स आए, आंकड़े आए, किस तरह के रहे हैं? देखिए, जो नई वाली स्कॉर्पियो उसमें फील तो एकदम ही अलग है, क्योंकि इस बार महिंद्रा ने बहुत सारे टेक अपग्रेडेशन यहाँ पे किए हैं। XUV 700 की जितनी सारी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी लाने का उन्होंने फील दिया है। और पुरानी वाली स्कॉर्पियो और ये वाली स्कॉर्पियो दोनों ही पावरफुल है, बट यहाँ पे टेक को लेके और थोड़ा सा स्टाइलिंग में भी उन्होंने डिफरेंस किया है। तो राइड तो काफ़ी अच्छी थी और टेस्ट ड्राइव करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो पूरा लोनावला बेल्ट उन्होंने घुमाया था। पर आइए अब ऑटो डेटा की बात कर लेते हैं। सेल्स डेटा अभी कुछ ही कंपनीज ने रिपोर्ट किए हैं। सबसे पहले मारुति सुजुकी की बात करते हैं, क्योंकि M&M ने अभी नंबर्स घोषित नहीं किए हैं। मारुति सुजुकी की अगर बात करें तो इस बार महीने दर महीने उनकी 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ पे प्लांट शटडाउन किया था कंपनी ने, उसके चलते हम ज़्यादा अनुमान नहीं लगा रहे थे। 1.656 लाख यूनिट हमारा अनुमान था, उससे थोड़ा सा कम 1.55 लाख यूनिट कंपनी ने इस बार बेची है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, ये सेगमेंट फिर से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि ऐसा ही कुछ हम अनुमान लगा रहे हैं। और देखिए तो आयशर मोटर्स VECV और अशोक लेलैंड दोनों के ही नंबर्स जो हैं अनुमान काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिसमें महीने दर महीने 9 से 12% की वहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। और जहाँ पे बस और ट्रक सेगमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इन दोनों ही सेगमेंट्स में दोनों ही कंपनीज को सपोर्ट करता हुआ दिखा है। अब बात करते हैं हम टू व्हीलर सेगमेंट की। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बजाज ऑटो के नंबर्स देखने को मिले हैं, क्योंकि अनुमान से भी ज़्यादा अच्छे नंबर्स आए हैं और 26% की महीने दर महीने ग्रोथ है। इस बार एक्सपोर्ट के नंबर्स अगर देखें तो फिर से वो 2 लाख यूनिट से ज़्यादा हमें नज़र आए हैं, जो कि मई के महीने में 1.6 लाख यूनिट थे। पर कुछ ब्रोकरेजेस अब ये हाईलाइट करी हैं कि आगे चल के इनके एक्सपोर्ट्स के नंबर थोड़े से इम्पैक्ट होंगे, तो आने वाले समय में ये ट्रैक करना काफ़ी अहम होगा। और आखिरी में ट्रैक्टर बिक्री की बात करें तो रूरल सेंटिमेंट इतना भी अच्छे तरीके से सुधरता हुआ नहीं नज़र आया है। हालांकि डबल डिजिट ग्रोथ ज़रूर है, पर अनुमान से कमज़ोर नतीजे आए हैं इस बार एस्कॉर्ट के। 10,000 से ज़्यादा इन्होंने ट्रैक्टर बेची हैं, जो कि महीने दर महीने 19% की गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल। तो ये कुछ जो नंबर्स आए हैं अभी तक उसकी जानकारी सृष्टि आपको दे रही थी। लेकिन विवेक, आपका क्या व्यू बन रहा है ऑटो स्पेस पे? लगातार ये दूसरा हफ्ता था जब हमने देखा कि ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी हुई, ऑटो इंडेक्स अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग दिखा रहा है, और एक एक करके जो नंबर्स भी आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अनुमान के मुताबिक ही नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे स्पेस पर आपका क्या व्यू बन रहा है और कौन सी कंपनी आपको पसंद आ रही है? देखो पूजा, पहले तो ये बोलना पड़ेगा कि सृष्टि ने इतना फीडबैक दिया है स्कॉर्पियो के बारे में, चाहे ट्विटर हैंडल पे ले लो, मतलब अब लग रहा है कि खरीदनी ही पड़ेगी स्कॉर्पियो, तो खर्चा आने वाला है। एनीवे,
वो लाइटर नोट पे था। अभी देखिए मुझे मुझे लग रहा है कि ऑटोमोबाइल यहाँ से जो बुरे दिन थे, बोलते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं, वो ऑटोमोबाइल के आने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है। और जो जिस हिसाब से बुकिंग चल रही है, जिस हिसाब से वेटिंग पीरियड चल रहा है हर एक मॉडल का, आप एक्सयूवी 700 मेरा दोस्त लिया है अभी-अभी रिसेंटली, मतलब 2-2 साल तक वेटिंग पीरियड चल रहा है उसका। तो जब और इस सेक्टर ने देखिए चिप की शॉर्टेज देख ली, मेटल प्राइसेस में हाइक देख लिया, हाइक पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस देख लिए, मतलब लगातार ये सेक्टर एक अप्स एंड डाउन से गुजरा है और उसके बाद में फाइनली एक स्टेबिलिटी आते हुई दिख रही है मुझे। तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये एक डार्क हॉर्स सेक्टर रहना चाहिए। हाँ, कुछ-कुछ स्टॉक्स जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी दौड़ चुके हैं, तो ऑन डिप्स ये सेक्टर मुझे तो लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने कहा, देखो अभी मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इसका एक स्कॉर्पियो ले ही लूँ। बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी थे और ये भी कहा जा रहा है कि प्राइसिंग फ्रंट पर M&M की जिस तरह से स्ट्रैटेजी हुई है इस गाड़ी को लेकर, वो भी काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी इसके बाद काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आ रही है कि आने वाले में इनके वॉल्यूम्स में भी एसयूवी सेगमेंट के काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल गाड़ी तो लेने लायक है और नज़र रहेगी इसके परफॉर्मेंस पर भी। लेकिन चलिए बाकी बढ़ते हैं और इस खबर का रुख करते हैं जिसको कि आज दिन भर मार्केट में जिसकी वजह से एक्शन दिख रहा था, वो था सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और इसमें रिफाइनिंग और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर कितना असर होगा ये भी समझ लेते हैं। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सौमित बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल टैक्स लगा दिया है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल, डीजल या एटीएफ। तो आइए समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन रिफाइनर्स पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जेफरीज के हिसाब से डीजल, पेट्रोल और एटीएफ करीब 72% ऑफ रिलायंस का रिफाइनिंग कैपेसिटी है। तो जो ब्लेंडेड इम्पैक्ट हो सकता है रिलायंस के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पे, वो करीब $60 पर बैरल का हो सकता है जेफरीज के हिसाब से। मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से $6 to $8 पर बैरल का इम्पैक्ट आ सकता है कंपनी के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पे। और जेपी मॉर्गन की बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी की जो जीआरएम है वो करीब $13 पर बैरल से गिर सकती है ये एक्स्ट्रा टैक्स के कारण। और उनका ये भी कहना है कि $1 पर बैरल से अगर जीआरएम कम हो जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का तो उनका जो एबिटा है वो $400 मिलियन से इम्पैक्ट हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि ये सारे एनालिस्ट जो एसओटीपी वैल्यूएशन में रिफाइनिंग बिजनेस को वैल्यू करते हैं उसका वैल्यू करीब 331 to 445 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। और अगर आप शेयर प्राइस ड्रॉप देखेंगे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का तो वही $200 का हो गया था। अब दूसरे ऑयल रिफाइनर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल ये पहले डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं और एक्सपोर्ट की तरफ उनका काफ़ी कम क्वांटिटी जाता है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट उनके लिए नहीं होगा। और एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो की अगर हम बात करें तो करीब 10% एक्सपोर्ट होता है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है उनके फाइनेंशियल्स पे। इसी के साथ गवर्नमेंट ने ऑयल प्रोड्यूसर्स पे भी एक टैक्स लगाया। उन्होंने कहा है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स को एडिशनल $294 पर टन का टैक्स देना होगा ऑयल प्रोड्यूस करने पे। मतलब ये होता है कि पर बैरल पे करीब $40 का टैक्स लग जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और वेदांता जब क्रूड बेचेगी तो उन्हें $40 पर बैरल एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को अब से टैक्स देना पड़ेगा। अब एनालिस्ट के हिसाब से अगर $5 पर बैरल से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का अगर रियलाइजेशन गिर जाता है तो ईपीएस पे जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो करीब 7 to 12% तक का आ सकता है। और वेदांता के कंसोलिडेटेड एबिटा पे इस एडिशनल टैक्स का जो इम्पैक्ट होगा वो करीब 6 to 7% के आसपास हो सकता है एनालिस्ट के हिसाब से। बिल्कुल, तो काफ़ी अहम खबर थी। इसका इम्पैक्ट रिफाइनिंग कंपनी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी पड़ेगा और रिलायंस पर भी किस तरह का असर पड़ सकता है उनके कामकाजी मुनाफे पर, ये भी आपको सौमित अभी बता रहे थे। लेकिन चलिए अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और भी खबरों पर फोकस करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए मार्केट पे वापस से नजर डालते हैं। और आज का जो टॉप परफॉर्मर था वो थे एफएमसीजी स्टॉक्स और हमने निफ्टी में भी देखा, आईटीसी देखी,
दिन के ऊपरी स्तर पर क्लोज हुआ 4% ऊपर। इनफैक्ट आईटीसी ही नहीं, आज जितने भी एफएमसीजी स्पेस थे वहां पर आज हम अच्छे गेन्स देख रहे थे। विवेक, क्या व्यू बन रहा है आपका एफएमसीजी स्टॉक्स पर? वैसे तो आईटीसी हम देख ही रहे हैं, कमजोर मार्केट में भी स्टॉक ने सरप्राइज किया और अच्छी तेजी यहाँ पर देखी गई, लेकिन ये जो एफएमसीजी स्टॉक्स अब चलना शुरू हुए हैं, क्या व्यू बन रहा है आपका और ये तेजी जो आई है कितनी सस्टेनेबल है? देखिए, एफएमसीजी भी काफी पिट गया था ऐसे सेक्टर पूरा, और आईटीसी की तो कहने ही क्या, मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा था जब पूरा मार्केट ऊपर जा रहा था। अब जब मार्केट वॉलेटाइल है तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि आईटीसी 301 तक वापस टेस्ट करना चाहिए। इस बार लग रहा है कि चला जाएगा, और ज्यादा दूर नहीं है, खाली 15 रुपया है यहाँ से। और रहा का जो ओवरऑल एफएमसीजी है, मैं कुछ स्टॉक्स जो मिड एंड स्मॉल कैप्स में देख रहा हूँ, जैसे मारिको है या फिर डाबर है, गोदरेज इंडस्ट्रीज है, ये सारे के सारे मतलब फंडामेंटली भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और चार्ट पैटर्न्स भी इनका अच्छा लग रहा है। तो एफएमसीजी पे नजर बनाए रखनी चाहिए, और काफी स्टेबल सेक्टर है यहाँ पे। देखिए, इन्फ्लेशन में एक जो उछाल आया था उसके बाद में अब थोड़ा बहुत वहां पे भी से स्टेबिलिटी आ गई है, और सरकार भी जहां जहां इन्फ्लेशन ज्यादा है वहां पे कुछ ना कुछ एक्शंस लेती जा रही है। तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी, और मानसून का सीजन चल रहा है, तो पोस्ट मानसून जनरली एफएमसीजी अच्छा ही करता है इंडिया में। तो मुझे लग रहा है कि आपको नजर बना के रखनी चाहिए, और जैसे स्टॉक्स जैसे डाबर, मारिको, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ऑफ कोर्स आईटीसी, इन पे नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो एफएमसीजी स्टॉक्स में इन तमाम शेयरों पर नजर रखें। काफी ज्यादा पिट भी चुके थे ये कंपनी, अब यहाँ पर तेजी का समय आया है, काफी सारे ट्रिगर्स भी इसके लिए प्ले आउट करेंगे, तो इन कंपनियों पर भी आप फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा विवेक, आपकी तरफ से कुछ और रणनीति फंडामेंटल लिहाज से किन स्टॉक्स पर नजर है आपकी? तो देखिए, मैं आज इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन में ये परचेजिंग की थी, और इसके लिए एज ए डिस्क्लोजर पहले ही आप समझ लो कि मेरे पास है ये। एक स्टॉक है इंडिया ग्लाइकोल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। केमिकल स्पेस ले लो, इसमें एथेनॉल प्ले भी है। स्टॉक काफी पिट चुका था, और मुझे लग रहा है कि ये करीबन 1000 रुपए तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा। और आज भी स्टॉक ने अच्छा किया है, कल थोड़ा करेक्शन था लेकिन परसों अच्छा किया था। दूसरा स्टॉक रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स। ये इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले मैं जब इस फ्राइडे के शो पे था तब भी मैंने रेकमेंड किया था, और अब भी वापस ये बोल रहा हूँ कि 825 तक ये जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और इसको भी आप पूजा एफएमसीजी में आराम से भलीभांति ले सकते हैं, क्योंकि एफएमसीजी है एक तरीके से। तो 825 रुपया टारगेट रख के इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हो। ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि अगले हफ्ते आप देख पाओगे। बिल्कुल, यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी हम देख रहे हैं काफी शानदार तेजी यहाँ पर भी आज के सेशन में देखने को मिली है, और इंडिया ग्लाइकोल यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं 1000 रुपए के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका समय देने के लिए, और तमाम सेक्टर पर और स्टॉक्स पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको सुनवा देते हैं कि कोटक म्यूचुअल फंड के पंकज टिब्रेवाल का क्या कहना है। हमने उनसे खास बातचीत की, और उन्होंने कहा कि नवंबर दिसंबर में बाजार में निवेश के काफी बेहतर मौके दिख रहे हैं। उनके मुताबिक निवेशकों को 2 से 3 महीने कैश में बैठना चाहिए। अब हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक ओवर ऑब्सेस्ड हो गए हैं इन्फ्लेशन को लेके, और अभी सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है ग्लोबल ग्रोथ पर। जो कई सारे आंकड़े हम देख रहे हैं उससे ये क्लियर अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स आ रही हैं कि ग्रोथ ग्लोबली बहुत तेजी से स्लो डाउन हो रहा है। और हमारा ये मानना है कि ये मूवी 2 हाफ में होगी। पहली हाफ आपने देखी कि महंगाई दर, जिसके कारण सारे सेंट्रल बैंक ब्याज दर को बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की तरफ कर रहे हैं। और इंटरमिशन के बाद जो दूसरा हाफ आएगा उसमें आप देखेंगे कि सेंट्रल बैंकर्स नवंबर के बाद जब यूएस में इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद ये कॉग्निजेंस लेंगे कि कहीं ना कहीं ग्रोथ सैक्रिफाइस हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगा है, और जो 401 प्लान यूएस में जो हर नागरिक के पास है वहां पर बॉन्ड, इक्विटी, क्रिप्टो सब जगह लॉसेस हैं।